हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 6 के बारे में, जो कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में है। हम लोग इस वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे आज टुडे, और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फंड डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल से रिलेटेड, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में। और सेकेंड पार्ट जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए मूव करते हैं पहली स्लाइड पे। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज की डेट में मार्केट में। तो पहला, दो तरह के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कि इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं जिनको कभी कोई IFA बोला जाता है, और दूसरा होता है नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़, जिसमें बेसिकली कॉरपोरेट एंटिटीज़ आती हैं या पार्टनरशिप वाली, या जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और जितने भी ये NBFCs हैं, बैंक्स हैं, इसमें से ज़्यादातर बैंक्स और NBFCs ये लोग ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी काम करते हैं। और स्टॉक ब्रोकर्स जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सारे टाइप जो होते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के, तो इनको दो पार्ट में एज मैंने बताया डिवाइड किया गया है। फिर दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में। एक को बोलते हैं NSE का NMF2 प्लेटफॉर्म, और एक है BSE का स्टार प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन की ईज़ के लिए और एक ही जगह पे सब अवेलेबल हो, बीट म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या बॉन्ड्स, उसके लिए जो इंडिया के दो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इन्होंने अपने खुद के म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म बनाए हैं। और इन लोगों ने अपने सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को जो वेरियस AMCs हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके रखा है। और जो भी अदर लाइक कस्टोडियन है, या फिर फॉर एग्जांपल KRAs हैं, है ना, जो KYC वगैरह करती हैं, उनके भी सिस्टम इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑर्डर राउटिंग सिस्टम्स हैं, है ना। तो याद रखना है हमको कि स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स मेनली दो हैं, और भी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। पहला है NSE का NMF2 प्लेटफॉर्म, और BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टार म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म। ये ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हैं। ये बेसिकली RTAs को, जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसीज, उनको रिप्लेस करना इनका काम नहीं। इनका काम है सिर्फ ट्रांजैक्शंस को इनेबल करना। तो इसमें बेसिकली दो तरह के वर्जन्स हैं। एक जो ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए हैं, बेसिकली जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं या दूसरे इंटरमीडियरीज हैं विद इन स्टॉक एक्सचेंज में, एक उनके लिए है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए स्पेसिफिकली। और जैसा मैंने पहले बताया, एक ऑर्डर राउटिंग सिस्टम है बिटवीन इन्वेस्टर एंड AMC। इसमें एक्सचेंज जो है सेटलमेंट गारंटी ऑफर नहीं करता है। सेटलमेंट गारंटी आपका AMC ही ऑफर करेगा। ये दोनों प्लेटफॉर्म का काम नहीं है सेटलमेंट को गारंटी करना। हाँ, जो भी गारंटी में, जो भी सेटलमेंट में इश्यूज आते हैं, तो जो भी कस्टमर का रीच आउट करने का प्लेटफॉर्म है, जो मेथड है, वो वहाँ पे है। तो अगर आपको कोई इशू होता है ट्रांजैक्शन में, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू NSE के NMF2 प्लेटफॉर्म को, या स्टार प्लेटफॉर्म का जो भी कस्टमर केयर टीम होगा उनको रीच आउट आप कर सकते हो। इसमें इन्हीं के बारे में फर्दर हम लोग बात कर रहे हैं, जो पॉइंट 3 में है। जो डिस्ट्रीब्यूटर ओनली हैंडल्स द ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन करके वो बेसिकली जो भी इन्वेस्टर का ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज करता है। बट व्हेन इट कम्स टू, जैसा मान लो कोई इन्वेस्टर जो है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प्स के थ्रू कुछ परचेज कर रहा है, तो जो भी एक्चुअल पे इन या पे आउट ऑफ मनी या यूनिट्स होगा, वो स्टॉक एक्सचेंज के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करेगा, उसको एंड टू एंड इनेबल कर सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके सामने लॉगिन करके या आपके बिहाफ पे आपके ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकता है। और फिर वो इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। एक तो होता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने लॉगिन किया, आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करना है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के फिलअप करके भेज देगा। देन आपको ईमेल आ जाएगा और वहाँ पे आपका पे इन का मेथड होगा, आप पे इन कर दोगे, तो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में ना जा करके पैसा डायरेक्टली जो स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रा है उसके थ्रू AMC के ही अकाउंट में जाएगा। तो जितने भी आप ये न्यू एज प्लेटफॉर्म्स के नाम या ऐप सुनते हो, ये सारा का सारा, ज़्यादातर लोग इनमें से यही स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आइदर BSE का स्टार प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या NSE का NMF, या दोनों ही यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको अलाउ करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। फिर एक तीसरा प्लेटफॉर्म है,
वो है म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़। इसको बोलते हैं MFU। MFU जो है बेसिकली एमफी ने बनाया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने। सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने मिलके एक ही प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टर, RTAs, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक, AMC सबको क्लब कर दिया गया है। जो भी इन्वेस्टर MFU पे रजिस्टर होता है तो उसको एक कॉमन अकाउंट नंबर, उसको CAN बोलते हैं, कैन बोलते हैं, है ना, वो एक अलॉट किया जाता है और उस कैन में ही सारी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है कंसोलिडेटेड होती है। जनरली क्या होता है, जब आप एक म्यूचुअल फंड हाउस में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका आपका फोलियो नंबर जनरेट होता है या इन्वेस्टर से रिलेटेड कोई नंबर जनरेट होता है, बट वो हर AMC का अलग अलग होता है। तो उसको ईज आउट करने के लिए जो MF यूटिलिटीज़ है वो क्या करता है कि आपका कॉमन अकाउंट नंबर क्रिएट करेगा, उसके ही अंदर वो सारे फोलियोज क्रिएट कर देगा और आपको सारा म्यूचुअल फंड होल्डिंग एक जगह पे दिखेगा। तो ये 3 मेन प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, NSE का NMF2 प्लेटफॉर्म, BSE का स्टार प्लेटफॉर्म्स 2। इन दोनों को स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और जो MF यूटिलिटीज़ है ये एमफी का इनिशिएटिव है और ये ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, बट ये सिमिलर वे में वर्क करता है जैसे बाकी दोनों करते हैं। मूव करते हैं फर्दर MFU के बारे में। MFU क्या होगा, एक कॉमन ट्रांजैक्शन फॉर्म ऑफर करता है। जैसे मान लो आपको HDFC म्यूचुअल फंड में करना है इन्वेस्टमेंट या मेरे में करना है, आप जब अलग अलग करते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरते हैं। इसमें क्या है कि आप एक कॉमन ट्रांजैक्शन फॉर्म भर के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में एक सिंगल फॉर्म से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये फॉर्म आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी सबमिट कर सकते हो या जो उनके न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सर्विस सेंटर्स होते हैं उसमें भी जाके जमा कर सकते हो। और अगर आपने एक ही फॉर्म में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन की है, मल्टीपल परचेजेस की है डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसके लिए आपको सिंगल पेमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपको हर एक के लिए अलग अलग करना हो। और जितने भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड होल्डिंग होगी, अगर किसी ने MFU में अपने आप को रजिस्टर कराया है तो पैन के बेसिस पे और उसके होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पे वो सारा का सारा मैप हो जाएगा MFU में। तो ऐसा होगा कि जैसे अगर मान लीजिए किसी ने अपना इंडिविजुअली अलोन पैसा लगा के रखा है तो उसका एक CAN होगा, बट अगर मान लीजिए उसी व्यक्ति का किसी और रिलेटिव के साथ, स्पाउस के साथ या फादर मदर किसी और के साथ कोई और अकाउंट है तो उसका कैन नंबर अलग होगा, है ना। तो ये बेसिकली किस पे डिसाइड होता है, पैन नंबर के बेसिस पे और होल्डिंग पैटर्न और कुछ अदर पैरामीटर्स होते हैं कि इन्वेस्टर के मल्टीपल कैन हो सकते हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड मोड ऑफ होल्डिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने एक फिजिकल रूट से किया हुआ है सिंगल होल्डिंग का, आपने खुद अपने नाम पे लगा रखा है, फिर आपने एक अपने स्पाउस के साथ लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर आपने एक अपने बच्चे के गार्जियन बन के लगा रखा है। तो तीनों के अलग अलग कैन्स हो सकते हैं, ठीक है। द बैंक एंड नॉमिनेशन डिटेल जो MFU के टाइम आप MFU में मान लीजिए आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, फिर आप जाकर के MFU में वापस डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करते हो, तो जो आप बैंक की डिटेल या नॉमिनेशन की डिटेल देते हो वो आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही आप वहाँ जो बैंक डिटेल, नॉमिनेशन डिटेल डालोगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ में, एग्जिस्टिंग फोलियोज़ में, वो ओवरराइड हो जाती है। तो मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो, आपने ICICI बैंक का डिटेल डाल रखा है, फिर आपने MFU के थ्रू नया लॉगिन किया, नया इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, उसमें आपने कोटक महिंद्रा बैंक का डिटेल दिया और उसमें नॉमिनेशन आपने किसी एक व्यक्ति को हटा के दूसरे व्यक्ति को कर दिया। तो जो भी लेटेस्ट नॉमिनेशन होगा वो जाकर के रेफर करेगा गोइंग फॉरवर्ड। अब आता है कि म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बनने की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहला होता है, एक तो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बट एक सबसे पहला 18 ईयर्स का एज होना चाहिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, जो कि जनरल एज का क्लासिफिकेशन है। और NISM का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट का एक एग्ज़ाम है जो NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिसकी इस कोर्स की ही हम इस पूरे वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ये पहला स्टेप है। और इसमें एक और क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो 50+ का है और उसको 10 साल का म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग का एक्सपीरियंस है 2010-31 मई तक का, उसको सर्टिफिकेशन वो एक ले सकता है NISM एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, या फिर एक CPE का प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है।
अगर उसको वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसके थ्रू भी वो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। बट आज की डेट में अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जाके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो तो पहला काम है उसको NISM का एग्ज़ाम क्लियर करना, फिर दूसरा काम है उसको नो योर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो नो योर डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या होता है, जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता है तब आप ARN के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, ARN क्या होता है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप देखोगे इस PPT में फर्स्ट पॉइंट में नीचे लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड EUIN। तो जब आप ARN या EUIN के लिए अप्लाई करते हो तो उसी में ही उसी पार्ट का ही प्रोसेस है कि आप अपना नो योर डिस्ट्रीब्यूटर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। एक KYD का फॉर्म होता है, आप उसको फिल करते हो, उसके साथ आप सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड कॉपी और एड्रेस प्रूफ और और जो डिटेल्स आप फिलअप करते हो, फ़ोटो लगाते हो, और वहाँ पे बायोमेट्रिक भी होती है ना, आपके इंडेक्स फिंगर का, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का वो बायोमेट्रिक करता है। और बेसिकली ये पूरा जो ARN अप्लाई करने का प्रोसेस है आज की डेट में कैम्स के पास है। तो आपका नियरेस्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में जो भी नियरेस्ट कैम्स का ऑफिस है, आप वहाँ आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उसमें NISM का सर्टिफिकेशन और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ एड्रेस और कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो EUIN का फॉर्म होता है। और अगर आप एज अ कॉरपोरेट अप्लाई कर रहे हो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि MOA का कॉपी, AOA का कॉपी, और जो आपका कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे, कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको कैम्स वाले बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म में चाहिए। तो नो योर डिस्ट्रीब्यूटर इज़ ए की डॉक्यूमेंट। इसके बिना आप एमफी का ARN अप्लाई नहीं कर सकते हो, और अगर करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपने ARN और EUIN अप्लाई कर दिया, आप सब कुछ सक्सेसफुली क्राइटेरिया मीट करते हो, आपको ARN और EUIN मिल जाएगा। उसके बाद आप जिस जिस AMC का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप उन सब के साथ अपना इम्पैनलमेंट कराते हो, बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराते हो, है ना। तो उसमें आपकी टर्म्स कंडीशन AMC के साथ एग्री होती है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मेन रेवेन्यू जो है वो आता है कमीशन इनकम के फॉर्म में। आज की डेट में जो तरीका है कमीशन अर्न करने का वो ट्रेलिंग कमीशन है, जो भी AUM होता है उसका परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए किसी इक्विटी फंड का किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को कोई AMC 1% दे रहा है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, किसी इन्वेस्टर ने एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आज लगाया, तो उसका जो वैल्यू ट्रेलिंग कमीशन, मान लीजिए 1 साल, ट्रेलिंग कमीशन क्या होता है बेसिकली कि जितना आपको पहले अपफ्रंट नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलता है, जितना टाइम पीरियड आपने ख़त्म किया होता है, फॉर एग्जांपल 1 क्वार्टर बाद आपको मिलेगा 1 क्वार्टर का जो भी ट्रेलिंग कमीशन होगा। ठीक है, तो वो ट्रेलिंग कमीशन उस, पहली बात तो डेली इसका AUM सम किया जाता है। फॉर एग्जांपल आज वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख करंट वैल्यू है, तो 1 लाख का 1% डिवाइड बाई 365, तो ये 1 दिन का कमीशन आ गया। कल के दिन इस 1 लाख की वैल्यू 1,02,000 होगी, तो 1,02,000 इंटू 1% डिवाइड बाई 365, ये सेकेंड डे का कमीशन हो गया। ठीक है, ऐसे थर्ड डे का, मान लीजिए वो 1 लाख से घट के 90,000 हो जाता है, तो आपको उस दिन का कमीशन, जिस दिन 90,000 रहा होगा, 90,000 इंटू 1%, जो कि मैंने बेस रेट माना है, और डिवाइड बाई 365। तो ये डेली का आप ट्रेल जो है ऐड करते हो, और जिस भी फ्रीक्वेंसी पे पे किया जाता है, जनरली मंथली या क्वार्टरली होता है, तो क्वार्टरली में पे किया जाता है, तो 3 महीने का एक साथ उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए आपको ट्रेलिंग कमीशन मिल जाएगा। और ये हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ AUM होता है। AUM आपका ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये आपका करंट फंड वैल्यू क्या है ऑन ए गिवन डे। ठीक है, और अपफ्रंटिंग ऑफ ट्रेलिंग कमीशन, अपफ्रंटिंग क्या होती है कि ट्रेल कमीशन को अपफ्रंट दे देना, एडवांस में दे देना, वो तभी अलाउड है जब व्यक्ति सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हो और मैक्सिमम अमाउंट सिप की 5,000 रुपये हो। अगर 10,000 की होगी या 6,000 की होगी तो उस पर नहीं मिलेगा फ्रंटिंग, और वो बंदा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, मतलब उसके पैन पे ये चेक किया जाएगा कि क्या ये व्यक्ति ने पहले पास्ट में इन्वेस्ट किया है। अगर आता है नहीं इन्वेस्ट किया है, उसका सिप अमाउंट लेट से 4,000 है और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आपको अपफ्रंटिंग मतलब ट्रेल कमीशन को ऑलरेडी आपको एडवांस में पे किया जाता है, और उसमें टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए 3 साल के लिए आपको अपफ्रंट कर दिया गया ट्रेलिंग कमीशन, या 1 साल के लिए कर दिया गया, बट अगर वो इन्वेस्टर सिप बंद करके 6 महीने में निकल जाता है, तो बाकी जो 6 महीने का कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर से AMCs वापस ले लेती हैं। ठीक है,
फिर इसी में मैंने फर्दर इसके बारे में बात की है कि अपफ्रंटिंग जो है मिनिमम 5,000 रुपये की सिप के लिए, मैक्सिमम 5,000 रुपये की सिप के लिए, और फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है उसके लिए ही एप्लीकेबल है। और अपफ्रंट ट्रेलिंग कमीशन जो है एएमसी को अपनी बुक से, अपने प्रॉफिट से देना पड़ता है। और प्रॉफिट से ज़रूरी नहीं कि मान लो लॉस मेकिंग हो तो उसको अपने ही अकाउंटिंग से देना होता है। और कमीशन जो है द सेड कमीशन मतलब ये अपफ्रंट ट्रेलिंग कमीशन जो है, ये बेसिकली जो TER है, टोटल एक्सपेंस रेशियो है, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स में, उसको ये अकाउंट करना चाहिए उसको कंप्यूट करने के टाइम, है ना। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कि डायरेक्ट प्लान में आपका NAV 100 है, ठीक है, और रेगुलर में वही NAV 98 है ना। तो जो ये अपफ्रंटिंग कमीशन किया गया इसको भी इस 2 रुपये में कहीं अकाउंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द कमीशन इज पेड टू बी रिकवर्ड ऑन प्रो रेटा बेसिस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर इफ द सिप इज नॉट कंटिन्यूड फॉर द पीरियड फॉर विच द कमीशन इज पेड। मैंने पहले बताया कि अगर 1 साल के लिए कमीशन अपफ्रंट पे कर दिया गया है ट्रेलिंग, और अगर इन्वेस्टर 6 महीने में से बंद करके पैसा निकाल लेता है और वो कंटिन्यू नहीं करता है, तो जो भी कमीशन उसका एक्स्ट्रा होगा वो उसको वापस डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करना पड़ेगा AMC को। और एक और चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटर को अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट पे कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। और रेगुलेशन ऐसा है सेबी का जो ये रिक्वायर करता है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने इन्वेस्टर को सारे ट्रेल कमीशन अपना जो भी उनको मिल रहा है उनको इन्फॉर्म करे कि हमको आपके इस इन्वेस्टमेंट पे इतना पैसा मिल रहा है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग कमीशन क्या है। मैंने ऑलरेडी बताया था बट फिर से इन्फॉर्म कर देता हूँ, यहाँ रीड आउट कर देता हूँ। ट्रेलिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू द यूनिट सोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। और ये बेसिकली आपका डेली बैलेंसेस पे कैलकुलेट होता है और एक पीरियडिकली पे होता है। ऐसा नहीं कि डेली कैलकुलेट हुआ डेली दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आप उसको डेली कैलकुलेट करते हो बट मंथली या क्वार्टरली उसको पे करते हो। ट्रेल कमीशन जनरली क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे किया जाता है बाय AMC। और इसका फॉर्मूला भी लिखा है कि एक दिन का ट्रेल कमीशन कैसे निकलेगा, जो भी AUM है इनटू ट्रेल कमीशन रेट, मान लीजिए 1% है या 2%, 2% 2/100 सिंपल, और उस जो भी अमाउंट आया उसको 365 से डिवाइड कर देना है। 365 डे से इसलिए डिवाइड करना है कि ये साल भर का कमीशन हुआ 2% पर एनम, इसको हमको एक दिन का निकालना है। सेकेंड डे का प्राइस AUM अलग हो सकता है, थर्ड डे का AUM अलग हो सकता है, तो अलग अलग AUM का अलग अलग आपको ट्रेलिंग कमीशन निकालना है और फिर इसको सम करके क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है, इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है, इवन डेट म्यूचुअल फंड है, अगर उसमें AUM बढ़ता रहता है, मार्केट अप जा रहा है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी फायदा होता है, ना कि ओनली इन्वेस्टर का। फिर जो एडिशनल कमीशंस है कि म्यूचुअल फंड्स को स्मॉल टाउन में प्रमोट करने के लिए, तो सेबी ने बोला है कि जो टॉप 30 लोकेशंस हैं उनके अलावा, मतलब टॉप 30 सिटीज़ हैं उनके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी इन्वेस्टर को लेके आता है तो उस पर थोड़ा सा उसको सर्टेन परसेंटेज हायर कमीशन मिलेगा। इसके अलावा सेबी ने ये भी अलाउ किया है कि अगर अलाउ किया है कि डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज ले सकते हैं, किससे, इन्वेस्टर से। अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उससे 150 रुपये, अगर उसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो उससे 100 रुपये पर ट्रांजैक्शन, है ना। तो ये जो है 10,000 या उसके ऊपर के अमाउंट पे इतना चार्ज कर सकता है। फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, बट इसको ये पहले ही एमफी को और कैम्स को बताना पड़ता है कि हम जो है ऑप्ट आउट कर रहे हैं। ऑप्ट आउट कर रहे हैं मतलब कि अगर हमने फंड हाउस का, अगर हमने बोला है कि हमको ये ट्रांजैक्शन किसी से भी नहीं चार्ज करना है, तो चार्ज कैसे होता है कि आपने कोई एक, मान लीजिए किसी का एड्रेस अपडेट कराया है ना, आपने कुछ एडवाइस किया, उसमें बेसिक ट्रांजैक्शन है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर अपना टाइम एफर्ट डाल रहा है, तो उसमें उसको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो उसको ऑप्ट आउट कर सकता है, उसको ऑप्ट इन भी कर सकता है। और अगर ऑप्ट आउट कर रहा है या ऑप्ट इन कर रहा है तो उसको सारे इन्वेस्टर के लिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो किसी इन्वेस्टर के लिए बोले नहीं इनके लिए मैं लूँगा, इनके लिए नहीं लूँगा, ये चीज़ अलाउ नहीं है।
So transaction charges do not apply to transactions other than purchase subscription that result in fresh inflows. ठीक है, कि कोई भी फ्रेश इनफ्लो है, मतलब जैसे स्विच हो गया, एसटीपी हो गया, इन सब पे वो सब एप्लीकेबल नहीं होता, जो भी फ्रेश इनफ्लो है उस पर ही एप्लीकेबल होता है. Transactions like switches, systematic transfer, dividend reinvestment are not eligible for transaction charges, क्योंकि उसमें कोई भी एफर्ट उनका जाएगा ही नहीं. फॉर एग्जांपल स्विचेस करना है तो उसमें कुछ भी नहीं है, अदरवाइज लोग इसका गलत फ़ायदा उठा करके डिस्ट्रीब्यूटर बार बार स्विच कराएंगे, इन्वेस्टर का नुकसान होगा और वो लोग अपना ट्रांजेक्शन चार्जेस अर्न करेंगे. और जो भी परचेजेज या सब्सक्रिप्शन है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहे हैं, एनएमएफ के थ्रू या बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म के थ्रू, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांजैक्शन चार्जेस. और पहचानते कैसे है कि कौन सा नया इन्वेस्टर है या कौन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, वो पैन के बेसिस पे होता है. अगर किसी का पैन नहीं है तो पैन एग्जेम्प्टेड एक केवाईसी रेफरेंस नंबर है, उसको PEKRN बोलते हैं. इन दोनों के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है. फिर आता है जीएसटी टैक्सेशन. तो बेसिकली जीएसटी का जो रूल है वो ये कहता है अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू है तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. तो अगर एक म्यूचुअल फंड जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में और उसने एक जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसको जीएसटी जो है इनवॉइस रेज करना पड़ेगा और उसको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. और AMCs इन दैट केस इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन कमीशन पेड टू जीएसटी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर. तो जितने भी अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए किसी का 10 लाख सालाना इनकम है तो वो जीएसटी में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, उस केस में जो AMC है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसको जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, है ना, ऑन द कमीशन जो कि अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया गया होगा. फिर कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय सेबी. अब जो म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशंस मिलता है, सेबी ने उसके भी गाइडलाइन बना रखे हैं कि आपको ये कमीशन रिलेटेड डिस्क्लोजर आपको अपनी वेबसाइट पे या अपने इन्वेस्टर को या अपनी वेरियस डॉक्यूमेंट्स में रखना है. सेबी ने AMCs को बोला है कि अपनी वेबसाइट पे टोटल कमीशन और एक्सपेंसेस उन डिस्ट्रीब्यूटर को देना है जो नीचे की कोई भी एक कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफिल करते हैं. और ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सर्व कर रहे हैं. मतलब इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर या HNIs, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं बट वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं. तो इसमें सिर्फ नॉन इंस्टीट्यूशनल में आपके रिटेल आता है और HNIs आते हैं. सो ये 4 कंडीशंस क्या क्या है कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, अगर उनकी 20 लोकेशन से ज़्यादा पे प्रेजेंस है तो एक वो क्राइटेरिया है. इन दैट केस AMC को उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, टोटल कमीशन या एक्सपेंसेस जो भी दिए हैं वो अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना है. फिर क्या है, AUM रेज्ड ओवर 100 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री. तो ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसका AUM टोटल 100 करोड़ है उसको सर्टेनली देना है, या उसको 1 करोड़ का कमीशन मिला है, या फिर उसको 50 लाख का कमीशन किसी एक AMC से मिला है. इन सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल सेबी ने मैंडेटरी बोला है AMC को कि आप अपनी वेबसाइट पर डालिए. फिर आता है चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर. सो इन्वेस्टर का ये राइट है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी चेंज कर सकता है. अगर वो खुश नहीं है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकता है या डायरेक्टली AMC के पास जा सकता है. तो AMC को उससे कंप्लाई करना पड़ेगा. और AMC ऐसा नहीं इन्वेस्टर को बोले कि आप जाइए NOC लेकर के आइए आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से, डिस्ट्रीब्यूटर से. तो इन्वेस्टर को ये सब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना है, उसको सिर्फ लिखित एक एप्लीकेशन देनी है कि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर से ये डिस्ट्रीब्यूटर में मूव करता है. और अगर एक फोलियो में डिस्ट्रीब्यूटर चेंज होता है तो ना तो नए वाले कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को उसका पैसा मिलेगा और ना ही पुराने वाले को, है ना. तो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं जब वो नया बंदा लेके आए अपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे, तो ऐसा जाकर के पोचिंग चालू हो जाएगी, लोग एक दूसरे के इन्वेस्टर लेके आने लगेंगे, है ना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर कोड चेंज करके लोग पैसा कमाने लगेंगे. तो इसको बैन करके रखा हुआ. If the change of distributor code is initiated by investor on account of voluntary cessation of business by the distributor, then new distributor would trail commission. मान लीजिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना बिजनेस शट कर रहा है, बंद कर रहा है, और फिर इन्वेस्टर जो है किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर पे मूव करता है, तो जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको ट्रेलिंग कमीशन मिलेगा, प्रोवाइडेड पुराना वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना एक सॉर्ट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करते हैं, है ना.
तो अगर कंप्लीटली बिजनेस बंद कर रहा है तो नया डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, और अगर नहीं बंद कर रहा है, इन्वेस्टर अपने खुद से मूव कर रहा है या नया डिस्ट्रीब्यूटर उसको अपने कोड पे मूव कर रहा है, तब कोई कमीशन नहीं मिलता है। आज के इस चैप्टर 6 में इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेके आता हूँ इसके मॉक टेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।